डिफेक्शन लॉ, जरा यहां पर फोकस करिए। डिफेक्शन का मतलब होता है जाना, मतलब कि अगर आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। एंटी का मतलब होता है कि भाई नहीं जाने देंगे, यानी कि वाली बात होगी ना, जाने नहीं देंगे तुम्हें। एंटी डिफेक्शन लॉ वो कर रहा है, जाने नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि अगर तुम चले जाओगे तो क्या खतरे में आ जाएगी? मेजॉरिटी खतरे में आ जाएगी, और मेजॉरिटी खतरे में आ गई तो भाई साहब गवर्नमेंट गिर जाएगी, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसी का सॉल्यूशन था एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि पैसा लेकर लालच में आराम से वो चेंज कर लेते थे पार्टीज को। आप सोचेंगे चेंज तो अब भी कर लेते हैं, तो अब जो चेंज करते हैं वो इतना आसान नहीं है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे ये पार्टी हो गई, मान लो कौन सी पार्टी? बीजेपी, और ये कांग्रेस, ठीक है। मेजॉरिटी किस में लग रही है? 50% ज्यादा सीट कहां है? यहां है। अरे देखो यहां स्ट्रेंथ देखो, आपके पीछे कम लोग हैं। तो अब मान लीजिए, लेकिन जो आंकड़ा है वो ज्यादा गैप वाला नहीं है। तो ये बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, 50% ज्यादा इनके पास सीट आ गई। लेकिन मान लीजिए 100 टोटल सीट है और 100 में से आपके पास 52 सीट थी, तो अगर इनके 3 लोग इस वाले रो में आके बैठ जाए तो इनकी सरकार गिरकर आपकी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? आप सीएम बन जाओगे, डेप्यूटी सीएम बन जाओगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, है ना? तो आपको कैसे लाओगे इन तीनों को आपके अपने पास? कैसे इनको बैठाओगे? कुछ ऑफर, पैसा या मिनिस्टर की पोजीशन, क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर केवल वो बनाए, ये बैठे हैं, तो इनसे आपने कहा हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि आप ये 3 लोग इस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में गए, ये सरकार गिर गई, ये नई सरकार बन गई और ये मिनिस्टर बन गए, इनकी सरकार बन गई। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना का ब्रेक हुआ और शिंदे ने अपने मतलब कैंडिडेट्स को ले गए, मतलब अपने लेजिस्लेटर्स को ले गए। तो अब तभी लेकर जा सकते हो जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आपकी पार्टी के अगर वो टूट कर जाएं, तो तभी जा सकते हो। अगर उससे कम गए तो भाई साहब फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, आप सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मिनिस्टर की सोच रहे थे, एमपी भी नहीं रहोगे या एमएलए भी नहीं रहोगे, राइट? दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो दोबारा चुनाव लड़ोगे तो गारंटी है कि जीत जाओगे? नहीं, और पैसा बहुत लगता है भाई चुनाव में, है कि नहीं? तो इस रिस्क से बचने के लिए आप सोचोगे भाई जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रह जाएं। तो ये कोशिश है एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया, और इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल में ऐड किए गए प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। कहता क्या है? जैसे केस देख लेते हैं। अगर कोई भी एमपी बना तो भाई या तो वो पार्टी का कैंडिडेट होगा, यस और नो, या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, निर्दलीय, ऐसे ही लड़ लिया चुनाव। जैसे यहां पर अभी हरियाणा के चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती हैं, सावित्री जिंदल, नाम सुना? इंडिया की सबसे अमीर महिला है वो, ठीक है, नवीन जिंदल की मम्मी है, तो इंडिपेंडेंट जीत गई, राइट? या तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या पार्टी कैंडिडेट। क्या कह रहे हो? अब बीजेपी ज्वाइन करेंगी? अच्छा, कर ली। अच्छा, तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लो, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन है। तो जो कैंडिडेट है, जो एमपी है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा, ठीक है? बाहर से सपोर्ट दिया उन्होंने, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। देखो ना अब क्या कहता है। तीसरा, नॉमिनेटेड। ये 3 ही तरीके हैं, जैसे कि राज्यसभा में, और ये वाला तरीका कहां यूज हो सकता है? केवल राज्यसभा में, और कहीं यूज ही नहीं हो सकता। मतलब हाँ, मतलब स्टेट लेवल पे एमएलसी में, हम यूनियन के लेवल पर राज्यसभा में, तो स्टेट भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो ये लीजिए एमएलसी। एमएलसी में 1/6 ऑफ द टोटल सीट वो नॉमिनेटेड होती है ना? सुनिए, अब पार्टी कैंडिडेट हैं आप, तो पार्टी कैंडिडेट में एक ऐसा केस हुआ कि मान लीजिए आप बीजेपी के टिकट पर एमपी बन गए, और अब आपने वॉलेंटरली, या बीजेपी से नहीं, आप है मान लीजिए आम आदमी पार्टी से, ठीक है, आम आदमी पार्टी से एमपी बने। अब वॉलेंटरली आपने पार्टी को छोड़ दिया, लीव कर दिया,
रिजाइन कर दिया। ठीक, एक तो ये वाला केस हो गया कि आपने पार्टी को वॉलंटरली रिजाइन कर दिया। दूसरा केस, आपने वॉलंटरी रिजाइन भी किया और ज्वाइन कर ली अदर पार्टी। या दोनों ही केस में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, यहां पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ध्यान रखना, इसमें छोटा सा गैप होता है ना, इसमें ट्रैप बन जाता है। तो आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे या बीजेपी के आईएनसी के, अगर आपने अपनी पार्टी को वॉलंटरी छोड़ दिया एमपी होते हुए, तो पार्टी आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर शिकायत कर सकती है टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा चेयरमैन, स्टेट के लेवल पर हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्पीकर है, ठीक है, उसको कर सकती है। या अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन को, और वो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बेस पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फिर आप एमपी या स्टेट के लेवल पर एमएलए नहीं रहेंगे, फिर आपको फ्रेश इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से। इन्होंने कहा रिजाइन तो रिजाइन होता है ना, रिजाइन कर दिए तो मतलब डिस्क्वालीफाई तो हुई नहीं। मैंने जो रिजाइन कराया है ये पार्टी से रिजाइन कराया है, पोस्ट से नहीं। ध्यान से सुनना सब। देखिए कितना अच्छा है ये क्वेश्चन पूछना, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा ही कि भाई रिजाइन कर दिया, तो ये रिजाइन मैं किससे कह रहा हूं? पार्टी से। ये पार्टी से रिजाइन, नॉट फ्रॉम एमपी सीट और एमएलए सीट, उस पोजीशन से नहीं। पोजीशन से तो तुम्हें अब हटवाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से, तब दफा करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा केस समझते हैं। इसी के अंदर ये क्लियर है आपको बात कि भाई आपने वॉलंटरी अपनी पार्टी छोड़ी और अभी कोई ज्वाइन नहीं करी, अपने अपनी वॉलंटरी पार्टी छोड़ी, खुद ही छोड़ दी वॉलंटरी मतलब, और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, दोनों में एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तीसरा केस, मान लीजिए आप किसी पार्टी से हैं, मान लो आम आदमी पार्टी से ही हैं, और आम आदमी पार्टी से आप दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुल्तानपुर माजरा, ठीक है, दिल्ली की एक विधानसभा का नाम है सुल्तानपुर माजरा, नॉर्थ वेस्ट। तो आप वहां से एमएलए हैं और पता लगता है जो आपके पार्टी सुप्रीमो है उनके पास कोई सीडी जाती है या कोई वीडियो जाती है और उसमें आप कुछ गलत, ठीक है, करप्शन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस बेसिस पर पार्टी ने, देखो ये वॉलंटरीली नहीं जा रहे थे, पार्टी ने इन्हें बाहर निकाल दिया, पार्टी ने आपको बाहर निकाल दिया। तो क्या इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर क्या ये एमएलए की पोजीशन से, या अगर यूनियन के लेवल पर होते, क्योंकि दोनों के लिए लॉ सेम ही है, तो क्या उससे भी ये डिस्क्वालीफाई होंगे? बताइए, कितने लोग कहते हैं नो, कितने लोग कहते हैं यस? यस वाले भी हैं, 2 लोग हैं। आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्हें पार्टी ने निकाला है, ठीक है, इन्होंने गद्दारी नहीं करी, और एंटी डिफेक्शन लॉ गद्दारी के लिए है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए फोर्थ केस, पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी ने आपको बाहर निकाल दिया और यहां पर जाकर आपने ज्वाइन कर ली बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। तो मुझे बताइए अब इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई, गद्दारी, भाई गद्दारी कर बे तो लगेगा। इस केस में नहीं लगा क्योंकि इन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन इन्होंने कोई ज्वाइन नहीं करी है। लेकिन इस केस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया तो भाई फिर तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा जी, तब भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप एमएलए जो हैं वो तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर एमएलए है ना, ये 5 साल के लिए बने आप, तो अभी 2 ही साल हुए हैं, पार्टी ने बाहर निकाला तो पार्टी ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला था। एमएलए से, एमएलए की पोजीशन से हटाने की पावर पार्टी के पास नहीं होती, वो तो आपके इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ वाले केस में स्पीकर के पास है। तो आपने अगर नहीं ज्वाइन करते तो बच जाते, लेकिन ज्वाइन कर लिया तो गए। और जो मैंने एग्जांपल बनाया ना, ये एक्चुअली रियल एग्जांपल है। आम आदमी पार्टी के एमएलए सुल्तानपुर माजरा, वो मिनिस्टर भी थे, तो उनका ही एक कुछ ऐसा रिलीज हुआ था और इस बेसिस पर पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो अपना पूरा जो टेन्योर था एमएलए का,
वो पूरा करके गए। और इस बीच उस समय जो राघव चड्ढा है ना, वो अब तो एमपी है राज्यसभा के, जहां पर आज इस समय आप बैठे हो, यहां से उस समय एमएलए राघव चड्ढा होते थे। तो राघव चड्ढा ने, ये जो एमएलए थे सुल्तानपुर माजरा, इनके खिलाफ जो सुनील गुप्ता जी उस समय स्पीकर होते थे विधानसभा के, उनको सबमिशन दिया कि इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाओ। तो जो एमएलए हैं वो कह रहे भाई तुमने पार्टी से बाहर निकाल दिया, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन थोड़ा ना करी है। तो राघव चड्ढा ने कहा मेरे पास प्रूफ है कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ये था कि फोटो थी मायावती जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो एमएलए ने कहा कि फोटो का मतलब ऑफिशियल सदस्यता थोड़ना होती है, प्रूफ कर दो। प्रूफ कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऑफिशियल उन्हें, बेवकूफ थोड़ी ना है भाई कोई इतना कि अपनी एमएलए की पोजीशन भी गवाएगा, या तो भाई एश्योरिटी होगी जीत जाएगा दोबारा। तो खैर इस वजह से उन पे लग नहीं पाया था। ठीक है, अगर ज्वाइन कर लेते तो लग जाता एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। एक स्टूडेंट कह रहे हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी हैं और उन पे तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप हाउस में उनके पास नहीं गया है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर मैं आपको एक्सपेंड कर दूं। ये लीजिए, 4 केस हो गए, 5वां एक और केस बनाते हैं। आप पार्टी की कैंडिडेट है, यहां लिख देते हैं 5th। ठीक है, पार्टी कैंडिडेट है, बट आपको एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल माना गया है। क्या है एंटी पार्टी एक्टिविटीज? नो वन नोज। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, जैसे कि जो पार्टी का विप है उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक, लेकिन ये काफी ब्रॉड टर्म है। मैं इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा इस वजह से एग्जांपल समझाता हूं। जैसे जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू का तो नाम सबने सुना होगा। ठीक है, सितारे बुलंद वाली पार्टी है, बिल्कुल सरकार बिहार में बनी रहती है और केंद्र में भी अब वो शामिल है सरकार में। तो जेडीयू के एक नेता होते थे शरद यादव, बहुत ही सीनियर नेता थे। नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम है, उनसे भी ऊंचा कद होता था एक टाइम पर जेडीयू के अंदर उनका। तो उनको तो लगता था कि जेडीयू अपनी पार्टी है, बिहार के नेता थे। ठीक है, तो वो राज्यसभा से सांसद थे, साथ में एक और जेडीयू के सांसद थे अनवर अली। तो एक दिन पता लगता है उन्हें कि जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है, लेटर आता है उनको कि आप राज्यसभा एमपी की पोजीशन से हटा दिए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। मैंने पूछा कैसे? क्योंकि आप पर आप ही की पार्टी ने आरोप लगाया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल होने का। एक्चुअली वो शरद यादव जी विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से मतलब तोड़कर, अलायंस तोड़कर बीजेपी के साथ बना ली थी अलायंस बिहार में। तो इस मुद्दे पर नाराज थे नीतीश कुमार कि यार जो हमने फैसला लिया बेटर के लिए लिया और आप हमारी पार्टी के अंदर इतने बड़े नेता हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बाहर कर दिया था उनको, मतलब राज्यसभा एमपी की पोजीशन से हटवा दिया था। तो यह है एंटी पार्टी एक्टिविटीज में शामिल होना। तो विप के अगेंस्ट यानी कि अगर आप पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हो, ठीक है, या फिर एब्सटेन करते हो, पार्टी ने कहा वोट करो और आपने बिना परमिशन के एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब आप वोट ही नहीं कर रहे, तो या तो आपने वोट अगेंस्ट करी। विप का मतलब होता है डायरेक्शन, विप का मतलब होता है डायरेक्शन। और एक एमपी भी हो सकता है आपकी पार्टी का, स्टेट के लेवल पर एमएलए हो सकता है, जिसको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप ही विप हैं। तो पार्टी अपने एमपी से या स्टेट लेवल पर एमएलए से जिस मुद्दे पर हां में वोट चाहती है तो उसमें हां में वोट करें, अगेंस्ट वोट ना करें। जहां चाहती है कि आप वोट करें तो वहां एब्सटेन ना करें। एब्सटेन का मतलब वोट ही नहीं देंगे हम। भाई पार्टी के वोट पर आए हो तो अगर पार्टी के खिलाफ वोट करते हो या वोट नहीं करते तो पार्टी के साथ गद्दारी मानी जाएगी, और गद्दारी की सजा क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ लगकर आपकी मेंबरशिप ले लेना। जी, पता कैसे चलता है कि कोई किसी मेंबर ने अगेंस्ट वोट किया है, किसी के साथ वोट किया? जैसे कुछ वोट्स तो वॉइस वोट होते हैं, कुछ वोट मतलब जैसे हाथ उठाकर होते हैं, उससे पता लग जाता है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी रिकॉर्ड रहता है, एक पर्ची वाला सिस्टम होता है। आपने देखा कभी बोर्ड लगा रहता है तो आपके सामने बटन होता है, आप बटन दबाते हो तो टैली आ जाती है। तो जो ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उसमें किस सीट से किस तरफ वोट गई है इसका रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हो तो यहां पर विप लग जाती है। और अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी अप्लाई
is applied, anti-defection law is applied on violation of all kind of whip. तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? क्यों? देखो, नहीं, जब मैं विप की बात करता हूं तो विप का लिटरल मीनिंग समझ में आता है? डायरेक्शन, हंटर, ऐसा है ना? तो विप भी ना 3 तरह की होती हैं, ठीक? एक विप होती है जिसमें केवल आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब आपकी पार्टी का जो विप है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो विप का ही काम होता है कि आप इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लाइक कि कब सेशन है, सेशन में कौन सी सिटिंग में कौन सा मुद्दा उठने वाला है, इशू उठने वाले हैं, पार्टी का उस पर क्या रुख है, ये सब आपके अपने पार्टी के जो लेजिस्लेटर हैं यानी कि एमपीज हैं उनको इन्फॉर्म करना, पार्टी का रुख, सेशन, सिटिंग, इशू और पार्टी का क्या रुख है, ये किसकी जिम्मेदारी है? विप की जिम्मेदारी है। इवन पार्टी के कैंडिडेट्स को हाउस में लाना, मतलब इंश्योर करना कि वो हाउस में रहें, ये भी विप की जिम्मेदारी है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि 2015-16 में जब मैं दिल्ली सचिवालय में था तो होता क्या है कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो पूरा दिल्ली सेक्रेटरीट, मतलब मिनिस्टर ऑफिस वहां पे चला जाता है, विधानसभा से काम करता है, जो विधानसभा मेट्रो स्टेशन है वहां से। तो उसमें क्या होता था कि कुछ स्टाफ वहां पर बैठा है, तो हम बैठे हैं, तो हरिनगर से एक एमएलए थे, तो उनको आम आदमी पार्टी ने अपना विप बनाया हुआ था। तो जैसी बेल बजती है, सेशन शुरू होने से पहले बेल बजी जा रही है पूरे कॉरिडोर में, तो वो जो है घूम रहे हैं पूरे कॉरिडोर में एमएलए को कि भाई वी हैव टू एंश्योर अटेंडेंस, हमें टाइम से पहुंचना है। क्यों? क्योंकि टाइम से पहुंचना, इशू के बारे में बताना, पार्टी का स्टैंड क्या है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? विप की है। तो विप ही है वो पूरे कॉरिडोर में घूम रहा है। तो इंफॉर्मेशन देना, तो इंफॉर्मेशन देने वाले विप का अगर आप क्या इस पे वायलेशन पे कुछ यहां कोई वायलेशन का मुद्दा बैठ रहा है क्या? नहीं। तो भाई इस विप में कोई वायलेशन वाला मुद्दा ही नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मुद्दा नहीं है। फिर होता है I+A। I+A का मतलब है कि यहां पर इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और अटेंडेंस भी कही जाती है कि भाई आपको अटेंड करना है, कि हमने इंफॉर्मेशन तो दे दी लेकिन अब आप अटेंड भी करना, ठीक है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि भाई हमारा कोई वोट होना है, आपको वोट में हां बोलना है, ना बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। इन जनरल इसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई कोई डिस्कशन होना है, आप बट डिस्कशन में शामिल रहना, यू शुड बी प्रेजेंट देयर, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि वहां पर उस दिन कोई वोट होने वाली हो, क्योंकि अगर वोट होती तो तीसरी कैटेगरी की विप आती, I+A+V। V मतलब वोट। लेकिन ये वाली जो तीसरी तरह की विप होती है, अगर इसका वायलेशन होता है तो इस केस में फिर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, तीसरी वाली विप में, इस वाली विप में, क्योंकि यहां पर वोट आ रही है। इंफॉर्मेशन ऑफ इशू दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, ये इंफॉर्मेशन अमन सिंह। क्लियर है? राज्यसभा इलेक्शन में विप का इस्तेमाल नहीं होता, दैट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो गई थी, अभिषेक मनीष सिंह भी खैर चलिए अब एक और स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर मान लीजिए तीसरी वाली विप का वायलेशन कर दिया आपने, ये है पार्टी के विप, कांग्रेस पार्टी है ये, इसके विप हैं ये, ठीक है, सरकार तो इधर है, और आपसे इन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन इज देन सिटिंग है, आपको अटेंड करना है और आपको पार्टी के फेवर में वोट करना है, ठीक, और आपने वोट नहीं करा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ समवन गोज अपोजिट टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ विप और विप ऑफ द पार्टी, थर्ड कैटेगरी ऑफ विप, then that person shall be mandatorily disqualified from his her membership, yes or no? नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना ना करना वो पार्टी के हाथ में नहीं है, वो तो लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर के हाथ में है। तो यहां पर दो केस बैठते हैं,
पहला केस, अगर मान लीजिए आप पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, मतलब आप केवल आप एमपी नहीं है, आपके पीछे 7-8 एमपी आपके साथ चलते हैं, तो अगर इन्होंने मान लीजिए कहीं पार्टी के नेता थे सीनियर, ये ज्यादा सीनियर बन रहे थे, तो इनकी बात को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपको नहीं लगता इनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है पार्टी में, हो सकता है कि इनके वायलेशन को, अब देखो थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ गए हैं, ठीक है, ठीक है, तो कद बड़ा है ना, ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी इनके खिलाफ एक्शन ही ना ले, पार्टी इनके खिलाफ कंप्लेन ही ना दे स्पीकर को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपके पीछे कोई नहीं है, सब इनके पीछे ही है, ठीक है, और इनका बहुत फायदा है आपको खत्म करने में, मतलब पार्टी से बाहर करने में, ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है ये आपके खिलाफ स्पीकर को दे दें, ठीक है, लेकिन स्पीकर है रूलिंग पार्टी का, और रूलिंग पार्टी से आपकी सेटिंग चल रही है कुछ, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए, स्पीकर आपके खिलाफ फैसला अभी ना दे। तो इस वजह से जब भी यूपीएससी कोई क्वेश्चन बनाए जिसमें मैंडेटरीली बात करे, तो समझ जाना भाई यहां तो ट्रैप है, मैंडेटरी नहीं है यहां पर, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है कि नहीं। हाँ जी, किसी ने अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किया एंड किसी ने कंप्लेन नहीं किया स्पीकर, तो उसके विषय में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर किसी ने एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन करा और स्पीकर को कोई किसी ने शिकायत नहीं करी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो। आगे बस तभी तो मैंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है कि जैसी वायलेशन हुआ और ओ हो, मतलब कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा कि आपने इसको टच किया और वो जो प्लेयर है वो खत्म हो गया, ठीक है, स्पीकर खुद से वो उसमें इंटरवीन नहीं कर, नहीं सो मोटो नहीं कर रहा है, यहां पर कंप्लेन से कर रहा है। क्लियर है बात जी। सर विद या पार्टी में जो इलेक्शन का वोटिंग का डेटा होता है, सर वो मैंडेटरीली मांग सकती है हाउस से या सेक्रेटेरिएट से? देखो मांग सकती है, क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल होता है हाउस का, पूरा जो डेटा होता है उसी के पास होता है, तो ऐसे में मतलब ये राइट है पार्टी का ये जानना कि उसके हाउस के उसके जो लेजिस्लेटिव मतलब उसकी पार्टी के जो मेंबर्स है उसने कहां वोट किया है। इनका क्वेश्चन है एक और कि सर अगर स्पीकर का एंटी डिफेक्शन पर जो भी डिसीजन आया है क्या उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आंसर इज यस, हो सकता है। जैसे मैंने खुद आपको बताया नवाब रेबिया केस बताते ना, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर 16 एमएलए 15 या 16 एमएलए थे, तो उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था एंटी डिफेक्शन में। वो कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब आपके खिलाफ खुद ही रिमूवल का मोशन आ रखा है तो आप कैसे इन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, तो यस इसके खिलाफ जा सकते हैं, रिव्यू हो सकता है। तो देखिए पार्टी कैंडिडेट के सारे केस ये बिल्कुल क्लियर है सबको, जस्ट मेंशन क्लियर इन कमेंट्स जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखो विप की जिम्मेदारी उसको दी जाती है जिसका काम होता है कि पार्टी क्या चाहती है अपने एमपी से हाउस में या स्टेट लेवल पर एमएलए से उसको कम्युनिकेट करे, तो उसके अलावा किसी और को विप बना देगी पार्टी, ठीक है ना। चलिए ये वाले हो गया। अब देखिए इंडिपेंडेंट पर आते हैं, यहां पर आ जाइए। देखिए पार्टी कैंडिडेट वाले सारे केस हो गए। इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट में एक सीधा सा एक केस है कि अगर आप इंडिपेंडेंट एमपी हैं तो मान लीजिए ये है आप एमपी, इंडिपेंडेंट टिकट पे जीते हैं आप इंडिपेंडेंट, और अब आपने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूं किसी पार्टी को, चाहे बीजेपी है आईएनसी है, तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर तब भी लग जाएगा क्योंकि इस केस में भी आप गद्दारी करबे। ऐसा क्यों, किसके साथ? अरे भाई जनता के साथ, डेमोक्रेसी में जनता, क्योंकि जनता शायद बीजेपी आईएनसी को नहीं चाहती होगी तभी आपको इंडिपेंडेंट बनाया, और आपने पार्टी मतलब जैसे आप एमपी बने और एमपी बनते ही आपने सोचा कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये तो एक तरीके से जनता के साथ गद्दारी है। तो इस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ आपके खिलाफ लग सकता है, ठीक है। अच्छा एक और सुनिए, आपकी शिकायत स्पीकर से कोई भी पार्टी मेंबर कर सकता है, कोई भी किसी पार्टी का मेंबर, नॉमिनेटेड वाला। और इसी वजह से ध्यान देना जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट देते हैं बाहर से,
जैसे इन्होंने अभी बताया था ना, आई थिंक सावित्री जिंदल के बारे में आप कहते हैं ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन नहीं करा, उन्होंने बाहर से सपोर्ट दिया। प्रयागराज से है कोई यहाँ पर? प्रयागराज के आसपास है, प्रयागराज के आसपास एक सीट है कुंडा, राजा भैया, वो इंडिपेंडेंट लड़ते थे चुनाव, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बीएसपी की मायावती जी की सरकार थी यूपी में, तो उनको जेल में डाला हुआ था और बहुत ही टफ लाइफ कर दी थी उनकी। वो बताते हैं कि मतलब सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाला कुछ दिन, और कुछ दिन ऐसी जगह डाला जो टीन की शेड होती है ना भारी गर्मी में, उसके अंदर उन्हें रखा। तो ऐसा टफ लाइफ दे दी जेल में, और कितने सारे केस उनके खिलाफ खुल गए कि उन्होंने कुछ लोगों को मार के मगरमच्छ को खिला दिया, ऐसी ऐसी बातें थी। ठीक है, बाहुबली नेता थे, कई मर्डर केस थे, है ना। फिर वो जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो जेल से बाहर निकले और फिर यूपी के जेल मंत्री बन गए। ठीक है, जेलें रख, फिर मतलब भाई जेल का उनसे अच्छा अनुभव किसको होगा। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो लड़े, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, समाजवादी पार्टी को उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया। तो आपने बाहर से सपोर्ट करने का मतलब है कि भाई जब भी काउंटिंग की बात आएगी कि भाई आपके सपोर्ट, आपकी पार्टी को हाउस में कितने लोगों का समर्थन है, कितने एमएलए का समर्थन है, सपोर्ट है, तो हम आपके तरफ से काउंट हो जाएंगे। ये इसका मतलब होता है बाहर से समर्थन, बाहर से सपोर्ट, राइट। अब नॉमिनेटेड की बात करते हैं। नॉमिनेटेड में भी एक ही केस है। इसमें नॉमिनेटेड जैसे राज्यसभा एमपी हैं आप, तो राज्यसभा में कितने सीट नॉमिनेटेड वाली होती है? 12। ठीक है, तो जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, नॉमिनेटेड एमपी। ठीक, तो अगर आप नॉमिनेटेड एमपी हैं और आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी ज्वाइन करनी है, तो आप विद इन 6 मंथ कर लें तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद आपने ज्वाइन की पार्टी, कोई भी पार्टी, तो 6 महीने के बाद आपने ज्वाइन करी, तो भाई साहब यहां पर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि नॉमिनेटेड सीट पे आपको बनाया गया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी कोई मान लीजिए पार्टी से रिलेट करता है, चलो उसको बना दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर, कोई कलाकार है, किसी को बना दिया, उसका कोई वास्ता नहीं किसी पार्टी से। तो अगर भाई तुम्हें वाकई किसी पार्टी से प्यार है, तो 6 मंथ्स आर एनफ टू शो योर कमिटमेंट। उससे ज्यादा टाइम जाया कर रहे हो तो भाई फिर तो मतलब 6 महीने में हो जाना चाहिए था जो भी आपका इजहार वगैरह है और पार्टी ज्वाइन करना। उसके बाहर अगर किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, सीधी बात। ठीक है, तो ये हैं आपके 3 केसेस। ये क्लियर है आपको? चलिए अब एक बार अपने नोट्स को देख लीजिए, पेज नंबर 88। ठीक है, अब बस इसमें एक केस इसके लास्ट में लिखा है, वो भी यहां पर ही देख लीजिए। एक बार अमेंडमेंट हुआ, वो 52nd अमेंडमेंट से तो आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट से एक रूल बना दिया गया कि अगर 2/3 लेजिस्लेटर्स अपनी पार्टी को छोड़कर मर्ज करते हैं दूसरी पार्टी में, तो ऐसे में ये मर्ज करना जायज माना जाएगा, इसमें कोई एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि महाराष्ट्र का केस, ये वाला केस था। महाराष्ट्र के केस में आपने सुना हो, शिंदे सरकार ने शिवसेना के 2/3 से ज्यादा एमएलए, मतलब इसका मतलब होता है मान लीजिए आपकी पार्टी के 60 एमएलए बने, ठीक है, टोटल 200 सीट की आपकी विधानसभा है और 60 एमएलए आपके बने, तो 60 में से 60 का 2/3 कितना हुआ? 40। तो आप काउंटिंग करके 41, 42 कैंडिडेट्स को अपने साथ कर लो और कहो कि चलो हम दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, और दूसरी पार्टी के पास अगर हमारे साथ ये 42 हम ऐड हो जाएं दूसरी पार्टी में, तो हम हमारी अपनी सरकार बन जाएगी, हम खुद सीएम बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। यहां इस पार्टी में तो कोई हमें इज्जत दे नहीं रहा। तो आप देखना कि 40, 41, 42 जो भी 2/3 का कैलकुलेशन बैठेगा, उतने ही एमएलए आपको गायब मिलेंगे वहां से। जैसे उस केस में महाराष्ट्र से गायब होकर वो गुजरात में रिजॉर्ट में थे, सूरत में, और सूरत में ही क्यों थे? क्योंकि सूरत में है बीजेपी की सरकार, मतलब गुजरात में है बीजेपी की सरकार, तो प्रोटेक्शन रहेगा, पुलिस का प्रोटेक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर शिंदे शिवसेना के ही 2/3 एमएलए को लेकर मुंबई के किसी होटल में छुप जाते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे शिवसेना के ही थे और वही सीएम थे महाराष्ट्र के।
और भाई लॉ एंड ऑर्डर ये सब किसके अंडर है? उन्हीं के अंडर है, डीजीपी सब उन्हीं के अंडर है। तो इसी वजह से हमेशा तिगड़म लगाई जाती है कि भाई जिस पार्टी में जाना ना, उस पार्टी की जहां पर सरकार है वहां पे हम सेफ हैं। अब सोचो, मान लीजिए 41 का कैलकुलेशन बन रहा है, आपने रिजॉर्ट में 41 को रखा हुआ है, सबके फोन ले लिए जाते हैं, कोई बाहर से कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई बाहर से कांटेक्ट हुआ, मान लो फोन किसी का बज गया, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि तुम किस तरीके से दीवार कूद के आ जाओ और 500 करोड़ तुम्हारे और प्लस डेप्यूटी सीएम, तो भाई साहब वो कहेगा मैं 2 और को ला रहा हूं। ठीक है? तो इस वजह से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाता जब ये यूज होता है हमारे यहाँ पे। और फाइनली जब हो जाता है कि अब कैलकुलेशन हो गई है, इसको ये पद दे देंगे, इसको ये पोजीशन दे देंगे, ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद बस फिर मर्ज हो जाते हैं, फिर बस में बैठा के आ जाते हैं हाउस में डायरेक्ट, और फिर वहां कैलकुलेशन हो जाता है, मर्ज हो जाते हैं। तो ये है 2/3 वाला किस्सा हमारा। ठीक है? मायावती वाला एक केस हुआ था, हाँ, जब समाजवादी पार्टी अटैक हो गया था, सर्किट गेस्ट हाउस कांड। खैर एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए, यही सारे पॉइंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ में सारे क्लियर हो गए हैं आपको। प्लीज गो थ्रू इट। ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट मेंशन ऑल क्लियर इफ एवरीथिंग इज क्लियर। जी अगर आपने उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। भाई अगर नहीं किया तो क्यों लगेगा? प्रसाद थोड़ी ना है कि मिलना ही मिलना है। फिर गद्दारी थोड़ी ना है, ये तो गद्दारी पे मिलना है। तो अगर आप ज्वाइन करोगे किसी पार्टी को 6 महीने के बाद तो मिलेगा। जी जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर 2/3 अलग हो जाते हैं तो कौन डिसाइड करता है कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है। जैसे शिवसेना वाले केस में भी हुआ था कि जो सिंबल है शिवसेना का वो किसको जाएगा, किसको शिवसेना माना जाएगा। और ऐसा ही समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ था। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव, उनमें डिवीजन हो गया था। फिर इलेक्शन कमीशन के सामने गया था मसला कि भाई साइकिल का साइन मिलेगा किसको। ठीक है ना जी, एनसीपी वाला भी जी। नहीं देखो, जो इन्होंने पूछा कि सर जो 2/3 है वो चले गए, तो जो 1/3 में डिस्क्वालीफाई होंगे कि नहीं? भाई 1/3 ने क्या बिगाड़ा है? हाँ वो ठीक है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है ऐसे लेजिस्लेटर्स पे जो कि अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है? 2/3 एक रेशियो इसलिए माना गया कि अगर भाई 2/3 लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है तो एटलीस्ट दे शुड बी अलाउड टू ज्वाइन अदर पार्टी, मेक अदर पॉलिटिकल आउटफिट। वो इस वजह से दिया गया। 1/3 जो बचे हैं तो पुरानी पार्टी में उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है? उन्हें कोई गद्दारी नहीं करी तो उनको एज इट इज रखा जाएगा। क्लियर है बात? अब इसके बाद देखिए यहां पर है रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। अर्पिता, इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट ये है कि अगर आप बिना किसी पार्टी के कैंडिडेट के लड़े हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ना रैंडमली एक साइन दे देती है इलेक्शन कमीशन, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाते हैं। तो ऐसे में फिर आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते एमपी एमएलए हैं। ठीक है, ये बताया आपको। यस प्रणव, एमपी एमएलए दोनों पर लगता है। अच्छा, जूही ने पूछा एक क्वेश्चन, सुनिए जरा। ये क्वेश्चन पूछ रही है कि सर नीतीश कुमार पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने कोई पार्टी को चेंज नहीं करा। वो देखिए, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तब अगर पार्टी का कैंडिडेट पार्टी चेंज कर रहा है। नीतीश कुमार ने तो अपनी पार्टी को ही दूसरी पार्टी के साथ शामिल करा सरकार बनाने के लिए, केवल मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। क्या नीतीश कुमार की पार्टी ने कोई पार्टी छोड़ी है अपनी? नहीं। वो तो सीधी सी ये बात है कि भाई हमें यहां पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार की, ठीक, ग्रीन वाले आरजेडी वाले हैं ये, और ये कौन से वाले हैं भाई?
जेडीयू, व्हाइट एंड ग्रीन, ये इनके में भी कोई और कलर ले लेता है, ये है जेडीयू। लेकिन किसके पास भी पूरी मेजोरिटी नहीं है, कारण क्योंकि बीच में ये बीजेपी भी है। ठीक, तो पहले इन्होंने क्या करा कि जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। तो भाई बीजेपी के पास अपनी मेजोरिटी है क्या? 50% ज्यादा नहीं। आरजेडी के पास अपनी 50% ज्यादा सीट है कि नहीं? जेडीयू के पास अपनी 50% ज्यादा सीट है कि नहीं? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जब तक 50% ज्यादा सीट नहीं हुई तब तक सरकार नहीं बन सकती आपकी। तो ऐसे में जेडीयू ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और अपनी सरकार बना ली। बीजेपी और छोटे मोटे दल बाहर खड़े देख रहे हैं। फिर बीजेपी ने ऑफर किया, इनको छोड़ो हमारे साथ आ जाओ। तो ये दोनों साथ आ गए कि भाई तुम दफा हो जाओ, हम तुम्हारे साथ सरकार बनाते हैं। ये हुआ क्या? यहां पर कोई पार्टी का एमपी, पार्टी का, इस केस में एमएलए, पार्टी का एमएलए थोड़ा ना पार्टी छोड़ के जा रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ तब लगता है जब पार्टी का कैंडिडेट छोड़कर जा रहा है। क्लियर है बात? अभी क्लियर है? स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर डिफेमेशन में डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। डिफेमेशन का मतलब होता है भाई आपने दूसरों को कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिससे उनको मानहानि हुए, डिफेम हुए हैं, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। डिफेमेशन में, डिफेमेशन का केस लगने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा। बस केवल एक वो केस है कि अगर कोई ऐसा कन्विक्शन आपका हो जाए जिसमें कि आप 2 साल से ज्यादा की सजा आपको मिल गई है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो आप पर लागू हो जाएगा कि नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी एमपी और एमएलए फॉर द टाइम, जब तक कि आपका कन्विक्शन है जितने साल का, प्लस 6 इयर्स तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो एंटी डिफेक्शन लॉ थोड़ी ना है। एंटी डिफेक्शन है आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो, हम केवल अभी एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्लियर है आपको? ठीक। सर विदाउट, कोमल पूछ रहे हैं सर विदाउट पार्टी टेन्योर पूरा हो सकता है क्या? अरे भाई अगर आप एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, इंडिपेंडेंट जीत गए हैं चुनाव, तो भाई साहब आप एमएलए हैं तो पूरे 5 साल तक रहेंगे आप एमएलए, अनटिल अनलेस आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही डिसॉल्व ना हो जाए।